आपने ये फील्ड क्यों सिलेक्ट किया? इस फील्ड में आने का मकसद एक स्टोरी से जुड़ा हुआ है। कौन सी चीज़ सबसे बेस्ट होनी चाहिए? नंबर 1 कैटेगरी होगी कि कोर्स ऑफ सिलेक्शन क्या है। कौन सी कंट्री इस टाइम हमारे पाकिस्तानी स्टूडेंट को बेस्ट मौके फराहम कर रही है? यूएसए इज द बेस्ट नंबर 1 डेस्टिनेशन इन द ग्लोब। आजकल कंसल्टेंट डन बेस्ड वीजा के बारे में बात कर रहे हैं। वीजा लग गया तो उसका जैकपॉट लग गया। स्टडी गैप इशू आ गया, वो क्या कर सकते हैं? गैप मेरे लिए मैं आपको बताऊं प्लस है। कोई ऐसी कंट्री है जो आइट्स के बगैर भी आपको वीजा प्रोवाइड कर रही है? बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जिनके लिए आइट्स की रिक्वायरमेंट्स नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शीर मलिक। आज हम बात करेंगे अब्रॉड स्टडी और इंटरनेशनल एजुकेशन के बढ़ते हुए रुझान के बारे में। तलबा के लिए बैरून मुल्क तालीम के मौके क्या हैं, वीज़ा प्रोसेस में किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, इन तमाम अहम सवालात के जवाब जानने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एसएन एक्सेस प्राइवेट लिमिटेड के सीईओ जो कि बहुत यंग हैं, सैयद मीसम रज़ा नकवी। आइए जानते हैं वो इस बारे में हमें कैसे आगाह करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, आई एम गुड, व्हाट अबाउट यू? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। अच्छा, मैं सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहूँगी कि यू आर माशाल्लाह क्वाइट यंग, और जिस तरह की फील्ड में आप हैं तो मोस्टली हम लोग मैच्योर लोगों को देखते हैं, बुजुर्ग लोगों को देखते हैं जो इस तरह के जो हैं कंसल्टेंट होते हैं। आपने ये फील्ड क्यों सिलेक्ट किया? ओके, इट्स अ वेरी इम्प्रेसिव क्वेश्चन फॉर मी एज वेल। लाइक इस फील्ड में आने का मकसद एक स्टोरी से जुड़ा हुआ है। एक शॉर्ट स्टोरी आई हैव टू शेयर विद यू। श्योर। Back in 2021, I applied my own visa with the help of a consultant for Australia, and I got refusal. Even though I have a very strong bank statement, I have a very good academics, CGPA, I have an IELTS score, each and everything, but still I have got refusal from the Australia. फिर वो एक चीज़ माइंड में थी कि इस सब होने के बावजूद भी वीज़ा क्यों रिजेक्ट हुआ। अच्छी यूनिवर्सिटी थी ऑस्ट्रेलिया की, आई हैव पेड द फीस, सब चीज़ें हुई, फिर भी हमें पाकिस्तानी को वीज़ा क्यों नहीं मिलता। आई पर्सनली फील दैट पेन, और वो पेन मैंने एक एज अ स्टूडेंट पेन फील की, और मैंने तभी डिसाइड किया कि आई हैव टू वर्क इन दिस फील्ड। और आज जो मैंने सफ़र की ये चीज़ें, या मैंने ये पेन या लॉस, या चाहे वो पैसे को था, चाहे वो इमोशनल लॉस था, चाहे वो मेंटली आपका था, वो चीज़ कोई और स्टूडेंट फेस ना करे। लाजमी नहीं कि वो सिर्फ पाकिस्तान का स्टूडेंट हो। हम पूरी दुनिया में काम कर रहे हैं, हमारे पास इंडियन स्टूडेंट्स बहुत होता है, हमारे पास बांग्लादेशी स्टूडेंट है, नाइजीरियन स्टूडेंट्स आई एम डीलिंग, यूएसए का स्टूडेंट है, यूके का इटसेल्फ स्टूडेंट है। सो वी आर वर्किंग ग्लोबली। सो इस फील्ड में आने का इंटरेस्टिंग मकसद ही ये था कि आप एक तो एजुकेटेड पर्सन हो। मैं खुद बहुत से ऐसे कंसल्टेंट्स को, एजेंट्स को जानता हूँ कि जिनकी खुद की अपनी तालीम मैट्रिक भी नहीं है, और लेकिन वो आपको मशवरा दे रहे होते हैं आपकी फ्यूचर कैरियर का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक एजुकेटेड कंसल्टेंट, या जिसके पास एजुकेशन इसलिए लाजमी है कि उसको पता है कि विच फील्ड इज़ रिक्वायर्ड फॉर यू, कौन से फील्ड्स की डिमांड है, ट्रेंड किस कंट्री का है। अब एआई आया, हर बंदा अब एआई की तरफ आ जाएगा। अब ये थोड़ी होता है कि एआई आया तो सारे एआई ही कर रहे होंगे। तो आपको एक कैरियर एडवाइज़र भी चाहिए। आई एम नॉट जस्ट कंसल्टेंट, आई एम अ कैरियर एडवाइज़र एज वेल फॉर दोज स्टूडेंट्स। चलें यहीं से बात स्टार्ट करते हैं कि एक स्टूडेंट के लिए अब्रॉड स्टडी के इंतखाब के लिए कौन सी चीज़ सबसे बेस्ट होनी चाहिए? सबसे पहली चीज़ आपका जो कोर्स सिलेक्शन है ना, आई विल चूज़, मैं इसको नंबर 1 रैंकिंग पे लेके आता हूँ। यानी अगर मैंने कोई कैटेगराइज की हैं चीज़ें, उसमें से नंबर 1 कैटेगरी होगी कि कोर्स ऑफ सिलेक्शन क्या है, किस प्रोग्राम में स्टूडेंट जाना चाह रहा है। आपका ये नहीं मकसद होना चाहिए कि मेरा सेटलमेंट चांसेस किस कंट्री में सबसे ज़्यादा हैं। इसका क्या मकसद होता है? आप सेटल तो हो ही जाओगे किसी ना किसी कंट्री में। अगर आपने यूएस जा रहे हैं, आप शेंजन में किसी कंट्री जा रहे हैं, यूके जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया, सेटलमेंट के ये कंट्रीज़ खुद आपको मौके फराहम कर रहा है। लेकिन कोर्स ऑफ सिलेक्शन इसलिए लाजमी है कि लेट्स सपोज इफ़ यू हैव अ बैकग्राउंड ऑफ अ कंप्यूटर साइंस, और आप जा रही हैं वो स्टडीज़ करने हंगरी, आप वो स्टडी करने जा रही हैं इटली, तो इटली या हंगरी इतना एडवांस नहीं है कंप्यूटर साइंसेस को लेके या आईटी को लेके एज़ कम्पेयर टू द यूएस, स्वीडन, ऑस्ट्रेलिया। These are the countries. So first of all you have to choose the domain कि आपने कौन से कोर्स के अंदर जाना है। फिर उसके बाद आपका कंट्री या डेस्टिनेशन डिसाइड करें कि ये डेस्टिनेशन मुझे सूटेबल है, यहाँ पे कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ मेरी क्या है। हम सबसे बड़ी गलती ही ये करते हैं कि हम पहले डेस्टिनेशन चूज़ करते हैं, बाद में कोई आपका रिश्तेदार, कोई कंसल्टेंट जो आपको कहेगा कि इस फील्ड में चले जाओ, आप उसमें चले जाते हो। आपका वहाँ पे कैरियर डिसाइड नहीं होता कि आइदर आपका वो फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है भी या नहीं है। बिल्कुल। सेकेंड नंबर पे
आपको कंसीडर करनी चाहिए चीज़ें अपने फाइनेंशियल्स, आपके फाइनेंशियल्स जो फाइनेंशियल्स की क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर आपने यूनिवर्सिटी की फ़ीस पे करनी है, यू शुड शेयरिंग द बैंक स्टेटमेंट विद द हम्म। यूनिवर्सिटी। तो उस बैंक स्टेटमेंट के क्या आपके पास एक पूरी ट्रेल होनी चाहिए कि आपके पास एक जेन्युइन अमाउंट थी, यू विल स्पेंड दिस अमाउंट इन द फेस ऑफ योर फीसिस, या आप अपने अकोमोडेशन के मद में उसको यूज़ करेंगे। अब ये तो नहीं है आपके फाइनेंशियल्स नहीं है एंड यू आर गोइंग टू अप्लाई द वीज़ा, बाद में तो वीज़ा रिजेक्शंस आपको मिलते बिल्कुल। ही हैं। सो ये एक सेकंड चीज़ है फाइनेंशियल। अब स्टूडेंट कैरियर के अंदर जहाँ हमने बात की है कि डेस्टिनेशन कोर्स, इसके अलावा जो थर्डली मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो स्टूडेंट को अपने स्टडी अब्रॉड के लिए चूज़ करनी चाहिए, वो उसके सेटलमेंट चांसेस हैं। ये नंबर थर्ड पे बहुत ज़रूरी है। लेट्स ओके। सपोज एक कंट्री है जो आपको सेटलमेंट ऑफर ही नहीं कर रहा। लेट्स सपोज कोई स्टूडेंट जा रहा है मलेशिया। मलेशिया के अंदर आपको पता है कि पासपोर्ट नहीं मिलता, आपको पीआरस नहीं मिलती, और अगर उनका टेन्योर भी है तो 15 ईयर्स। बहुत से ऐसे कंट्रीज़ है जहाँ पे आपका स्टडी ड्यूरेशंस, ये मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, इन लोगों को बात ही नहीं पता, जहाँ पे जी। आपका स्टडी ड्यूरेशन का टाइम भी आपकी पीआर में कंसीडर किया जाता है। ओके। जिस तरह स्वीडन है, फिनलैंड है, बेल्जियम है, ये वो कंट्रीज़ हैं, अगर यहाँ से आप मास्टर्स के लिए अपनी एजुकेशन कंटिन्यू कर रहे हैं, तो ये आपका जो ड्यूरेशन है, 2 ईयर्स का मास्टर्स है, 1 ईयर्स का मास्टर्स है, तो वो आपकी पीआर में टाइम कंसीडर किया जाता है। तो राइट। इट्स अ रियली इम्प्रेसिव। ये आपका थर्ड नंबर पे होनी चाहिए सिलेक्शन, नॉट ऑन द प्योरिटी। चलें, बात सिलेक्शन की आ रही है तो एक और क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि कौन सी कंट्री इस टाइम हमारे पाकिस्तानी स्टूडेंट को बेस्ट मौके फराहम कर रही है, इसके बारे में आप बताएं ज़रा। अच्छा, कोई इसके लिए कोई स्पेसिफिक कंट्री को हम डिसाइड नहीं कर सकते कि डेस्टिनेशन यही वीज़ा सिर्फ पाकिस्तानी को देने हैं, ये कंट्री आपका पाकिस्तान को वीज़ा नहीं दे रही। सारी कंट्रीज़ ओपन है पाकिस्तानीज़ के लिए। स्पेसिफिकली अगर बात की जाए, हमारी जो कि जनरेशन मोस्ट ऑफ दैम जिनकी प्रीवियस स्टडीज़ हो चुकी हैं, जिन्होंने शादियां कर ली हैं, और वो अब अपनी फैमिली के साथ अपना फ्यूचर सेफ सिक्योर करना चाह रहे हैं कि जहाँ पे उनके बच्चों की तालीम, जहाँ पे उनका फ्यूचर सिक्योर हो, तो वो कंट्रीज़ में सबसे पहले आएगा स्वीडन। इसके बाद आपके पास ऑप्शन है फिनलैंड। नंबर थर्ड आपके पास यूएसए। नंबर फोर्थ जो कि मेरा फेवरेट तरीन कंट्रीज़ में से है, दैट इज़ द न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड के अंदर आपके पास ये मौके हैं कि अगर आप ग्रीन लिस्ट प्रोग्राम्स में जा रहे हैं, चाहे मास्टर्स के लिए जा रहे हैं, चाहे पीएचडी के लिए जा रहे हैं, यू विल गेट द पीआर। और पीआर के लिए आपको कोई इसके लिए हैसल नहीं करनी पड़ती, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें नहीं हैं। फीसिस की बात की जाए तो डैट इज़ क्वाइट अफोर्डेबल। सो बहुत से कंट्रीज़ ऐसी हैं जो बच्चे जहाँ पे जाते हैं। अच्छा, आप सिंगल्स की बात करते हैं कि जो बच्चे जिसने बैचलर्स के लिए जाना है, जिसके पास फंडिंग नहीं है, वो कौन सा कंट्री जा सकता है। जी। जिसके पास एक नॉमिनल बजट है, उसके लिए इटली, जर्मनी, वहाँ पे अप्लाई करें, जहाँ पे पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ के अंदर बहुत नॉमिनल सी फीसिस हैं, 400-500 यूरो से लेके 1000 यूरोस तक की फीसिस हैं। अगर कोई बच्चा बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, उसकी प्रोफाइल बहुत अच्छा है, तो स्कॉलरशिप्स के ऊपर वो यूएसए जा सकता है, एंड यूएसए इज़ द बेस्ट नंबर 1 डेस्टिनेशन इन द ग्लोब। ग्रेट। ओके, देन कुछ स्टूडेंट्स कम मार्क्स वाले भी होते हैं, हम बिल्कुल। जैसे भी होते हैं कुछ स्टूडेंट्स, तो अगर उनका ड्रीम है बाहर जाना, ओके। तो उसके बारे में आप क्या करें बताएंगे कि वो कैसे अप्लाई कर सकते हैं? ओके, देखिए इसके अंदर भी ना कम मार्क्स के अंदर भी कुछ कैटेगरी है। बहुत से प्रोग्राम्स ऐसे हैं जिनको फाउंडेशन बोला जाता है। फाउंडेशन प्रोग्राम्स के अंदर बहुत से कंट्रीज़ और यूनिवर्सिटीज़ आपको 45%, 48%, 49% तक जो है वो एक्सेप्ट कर लेती हैं। बट अगेन इट्स डिपेंड ऑन प्रोफाइल टू प्रोफाइल। अगेन एक्सपीरियंस मैटर करता है। साथ साथ आपका जो कैरियर डिसीजन है, उसमें ये भी चीज़, कैरियर डिसीजन की जो मैं बात कर रहा हूँ, कैरियर डिसीजन में ये चीज़ें आती हैं कि लेट्स सपोज एक बच्चा है जिसके आईटी, उसने आईटी किया हुआ था, कंप्यूटर साइंसेस की डिग्री ली हुई है, या आईटी के अंदर बीएस किया हुआ है, और 45% उसकी बैचलर्स की एग्रीगेट बनता है, या सीजीपी इतना बनता है, बट उसका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। उसका 3 साल का 5 साल का एक्सपीरियंस है, और किसी अच्छी कंपनी में काम कर रहा है, या उसका अपना बिजनेस था, तो डेफिनेटली वो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ के लिए एलिजिबल है। क्योंकि इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ आपका करिकुलम देखती हैं, आपकी सीवी, आपकी रिज्यूमे देखती हैं कि आइदर दिस पर्सन, ठीक है एकेडमिक में आपके मार्क्स ऊपर नीचे हो जाते हैं, इट्स नॉट बी लाइक कि आपका वो डेड एंड नहीं है कि आपकी दुनिया ख़त्म हो जाएगी अगर मार्क्स कम आ गए। नो, आप एक्सपीरियंस की बेस पे उस गैप को, यानी उस गैप से मुराद हो रहा है कि जो आपकी कमी थी परसेंटेज कम की, आप उसको फिल कर सकते हैं। तो मैं हमेशा बच्चों को सजेस्ट करता हूँ अपनी सर्टिफिकेशंस पे तवज्जो दें, अपने एक्स्ट्रा करिकुलर के ऊपर तवज्जो दें, अपनी प्रोफाइल को बिल्ड करें, स्पेशली लिंक्डइन प्रोफाइल्स को
के ऊपर वर्क करें, आप जितना अच्छा उसको प्रेजेंट करेंगे ना, इट्स ऑल अबाउट द थिंग्स कि यूनिवर्सिटीज़ या एम्बेसीज या फिर जो आपकी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो गो थ्रू करती हैं आपकी प्रोफाइल, आपकी पर्सनैलिटी वहाँ से ग्रोम होती है। ओके, गुड। ये भी आपने बड़ी अच्छी बात बताई है। आजकल कंसल्टेंट डन बेस वीज़ा के बारे में बात कर रहे हैं, कनाडा डन बेस वीज़ा, इटली डन बेस एग्जैक्टली। वीज़ा, इसके बारे में ज़रा बताइएगा कि ये आखिर क्या है? इट इज़ अ वेरी कॉमन क्वेश्चन जो आजकल स्टूडेंट्स के माइंड में एक एजेंट्स ने भी बता दी है बात। हम्म। हमने स्टार्ट में बात की है कि आपने जिसने कहा था कि एजिड एजेंट्स हैं, हम्म। जिनकी एजुकेशन इतनी ज़्यादा बिल्कुल। नहीं है। ये वर्ड ज़्यादातर वही लोग करते हैं यूज़ कि आपका काम हो जाएगा, बाद में आपने हमें कंसल्टेंसी फीसिस देनी है, हम्म। बाद में हम आपसे पैसे ले लेंगे, बाद में हम ये कर लेंगे। मिसाल के तौर पे एक यूएसए का वीज़ा जिसके अंदर $185 आपको पता है हम्म। एम्बेसी की फ़ीस है। मैंने ज़्यादा से ज़्यादा भी अगर मेरी कंसल्टेंसी की बात करते हैं, मैं एक 50,000 लेट्स सपोज आई एम चार्जिंग फॉर द फाइल प्रिपरेशन, तो 50,000 यानी अगर दोनों चीज़ें मिला के 1 लाख की चीज़ है। एक स्टूडेंट या एक पर्सन जिसने अपना विजिट वीज़ा लगवाना है वो 1 जी। लाख के अंदर अपना यूएसए का वीज़ा अप्लाई कर सकता है। हम्म। लेकिन यही फेक एजेंट जो डन बेस वर्ड यूज़ करते हैं, ये उसको 15 लाख, 20 लाख, 50 लाख तक का वीज़ा आपको देगा। इसका क्या मकसद होगा? फ़ीस तो आपने ही पे करनी है। बिल्कुल। जो एम्बेसी की फ़ीस है वो तो आपसे ही पे करवाएगी। जी। वीज़ा लग गया तो उसका जैकपॉट लग गया। हम्म। उसने 50 लाख आपसे चार्ज कर लेनी है क्योंकि उसने आपसे एग्रीमेंट वगैरह साइन कराए होते हैं। नहीं लगा तो क्या, अगर ट्राई नेक्स्ट टाइम भी आपने ही अपनी एम्बेसी की फ़ीस बिल्कुल। देनी है। तो असल में डन बेस वर्ड इज़ एन इलीगल वर्ड। ये पूरी दुनिया में कहीं पे एग्जिस्ट ही नहीं करता। किसी डिक्शनरी में डन बेस वर्ड नहीं है। ना वीज़ा मैंने देना है, ना आपने देना है। वीज़ा ऑफिसर के हाथ में, और वीज़ा ऑफिसर ने भी आपकी प्रोफाइल गो थ्रू करके आपको वीज़ा देना है। वीज़ा ऑफिसर के पास पहला केस नहीं जा रहा, ना आखिरी केस जा रहा है। उसके पास डेली थाउजेंड्स ऑफ केसेस आ रहे हैं। वो अच्छी प्रोफाइल्स, क्रीम प्रोफाइल्स को रिव्यू करता है। आपकी बैंक स्टेटमेंट ठीक है, आपके फाइनेंशियल्स का प्रूफ आपने प्रोवाइड किया है, आपकी एजुकेशन है, आपके डॉक्यूमेंटेशंस अप टू डेट हैं, अटेस्टेशन अगर रिक्वायर्ड है हुई हुई हैं, तो ऑब्वियसली वीज़ा ऑफिसर को कोई इशू नहीं है आपको वीज़ा देने में। तो सही। डन बेस में अगर आपने उसको 50 लाख देने हैं, आप 10 मरतबा दोबारा से वो वीज़ा अप्लाई करके खुद से हासिल कर सकते हैं वीज़ा, और फिर भी आप 40 लाख रुपीज़ बचा रहे हैं। मैं 50 लाख की मिसाल ले रहा हूँ। सो डन बेस इज़ नथिंग। तो ऐसी जाली किस्म के कंसल्टेंट से कैसे बचा जा सकता है? वैसे तो ये क्वेश्चंस मेरा काफ़ी क्वेश्चंस के पास था, लेकिन जैसे ही बात निकल आई है तो हम अपने स्टूडेंट्स को ये भी बताते जाएँ कि कैसे बच सकते हैं हम इनसे? जाली तो देखें, एवरीबॉडी इज़ हेयर फॉर देयर ब्रेड एंड बटर, हुँ, हुँ। बट अगेन ब्रेड एंड बटर के भी कुछ रूल्स हैं। आप एथिकल, हमारे लिए अगर बात की जाए, अगर तो आप एथिकल प्रैक्टिस करते हैं तो देयर इज़ नथिंग हुँ, हुँ। फॉर द रॉन्ग दैट पर्सन। जाली का तो कॉन्सेप्ट हर चीज़ में ही आपको पता कि पाया जाता है। तो हुँ, अब हुँ। जाली से मुराद हम कुछ और कैटेगरीज में आपको मैं बता देता हूँ कि अच्छे कंसल्टेंट्स कौन से होते हैं जिनसे आप काम करवा सकते हैं। बिल्कुल। एक तो वो खुद एजुकेशन उसकी आपकी पता चल जाएगी कि उसका स्पोकन कैसा हुँ, है, हुँ। कि एजुकेटेड, वेल एजुकेटेड है नहीं है, उसके पास प्रोडक्ट नॉलेज है नहीं है। दैट पर्सन इज अपडेटेड अबाउट द वीज़ा पॉलिसीज़, यूनिवर्सिटीज़ पॉलिसीज़, द इमिग्रेशन रूल्स, उसको पता भी है या नहीं है। क्योंकि बहुत सारे लोग मार्केट में क्या कर रहे हैं कि लेट्स सपोज आई एम अ कंसल्टेंट, 10 एजेंट्स जिनकी शॉप्स पीछे से हुँ, चल हुँ। रही हैं, जिन्होंने शॉप्स बनाई हुई हैं, उनके वीज़ास लग जाते हैं, उन्होंने सीख लिया है काम। जी। अब उन्होंने स्टडी में भी दाखिल हो गए, ठीक है, कि उन्होंने क्या किया, बच्चा लेके आए, मुझे दे दिया, किसी और को दे दिया कि ये वीज़ा आप लेने परसेंटेज पे काम कर रहे हैं। थोड़ा सा वो भी काम सीख जाते हैं तो खुद से वीज़ा अप्लाई करने हैं, तो थाउजेंड्स ऑफ वीज़ास खुद ही अप्लाई। समटाइम्स ये होता है कि बहुत से मेरे पास ही केसेस आते हैं, मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट आते हैं, हुँ, हुँ। लोग कहते हैं कि जी हाँ, आप हमें पार्टनर्स बना लें या हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, हम आपको स्टूडेंट्स देंगे। बाद में जब मैं उनसे पता करता हूँ आप काम क्या करते हैं, तो पता चलता है कोई फार्मा इंडस्ट्री से पिछले 20 साल से काम कर रहा है, हुँ, हुँ, हुँ। लेकिन उसको एक चीज़ नज़र आ रही है कि एजुकेशन में पैसा है, कंसल्टेंसी में पैसा है, तो वो ये चीज़ शुरू कर देता है। कोई बंदा इंजीनियर है, उसने 10 साल सर्विस की है, अब उसको पता चल गया कि कंसल्टेंसी में पैसा है, हुँ, उसने हुँ। कंसल्टेंसी स्टार्ट कर दी। साइड बिजनेस के तौर पे लोग ये बिजनेस लेके चल रहे हैं। आपने राइट कंसल्टेंट को चूज़ करना है फॉर देयर प्रोडक्ट नॉलेज, हुँ, हुँ। अबाउट देयर कॉन्फिडेंस, अबाउट देयर जेन्युइन थिंग्स। हुँ, हुँ। काम हो रहा होगा उस आपका, तो वो जेन्युइन कंसल्टेंट आपका का हो रहा होगा। नहीं हो रहा होगा, वो आपको ये नहीं कहेगा, आए बाएं शाएं करके काम नहीं लेगा, जिसमें वो कहेगा कि जी मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। फॉल्स कमिटमेंट्स नहीं होती इसके अंदर। तो फॉल्स कमिटमेंट वाला हमेशा फेक एजेंट है। राइट। थैंक यू।
अ, जहाँ पे बात अब इन सब चीज़ों की हो रही है, तो कुछ स्टूडेंट्स की ड्रीम होते हैं, किसी वजूहात की वजह से वो अपना ड्रीम पूरा नहीं कर सकते अब्रॉड स्टडी के लिए, गैप इश्यूज़ आ जाता है, एज गैप इश्यू आ गया है, स्टडी गैप इश्यू आ गया है, वो क्या कर सकते हैं? उनके लिए भी कोई मौके फ़राहम हो सकते हैं हमारी तरफ से? बिल्कुल। देखिए एक चीज़ जो एजेंट्स की तरफ से डराई जाती है, अब मुझे नहीं पता कि किस वजह से डरते हैं हुँ, हुँ। एजेंट्स कि आपका गैप आ गया, आप अभी अप्लाई करें। जी। आप अगर आपने 6 महीने और दिए तो आपको कोई वीज़ा नहीं देगा, ऐसा मोस्टली कुछ तो भी नहीं है। रिजेक्शंस आ जाती हैं कि एज गैप है, स्टडी गैप है, तो ये काम नहीं हो सकता। एग्जैक्टली। फर्स्ट रिजेक्शन तो आपका आपका एजेंट ही दे देता है हुँ, कि हुँ। आप अप्लाई नहीं कर सकते। हुँ, हुँ, हुँ। हाउ दैट पर्सन कैन जस्टिफाई द थिंग्स, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स ठीक है, अगर आपका गैप आ गया है, जस्टिफिकेशन है, कोई रीज़न हो सकता है, जिस तरह आपने बताया कोई फैमिली इश्यूज होते हैं, बहुत से कोई मेडिकल इशू हो जाता है हुँ, हुँ। कि समटाइम्स किसी की पेरेंट्स में से किसी की डेथ हो जाती है, वो उस चीज़ को फेस से गुजर रहा होता है, आपको ट्रॉमा होता है एक। सो आप जेन्युइन चीज़ के साथ यूनिवर्सिटी का अगर आपको एडमिशन मिल गया है, आपने डॉक्यूमेंट लगा दिया है कि ये गैप था, एंड आई एम प्रोवाइडिंग द जस्टिफिकेशन, आई एम प्रोवाइडिंग यू द डॉक्यूमेंट्स फॉर अगेंस्ट दैट गैप, तो आपको वीज़ा भी मिलता है, आपको यूनिवर्सिटी ऑफर भी दे देगी। अच्छा, अब गैप मेरे लिए मैं आपको बताऊँ प्लस है, मैं हमेशा इसको प्लस लेके चलता हूँ। हमने एक बात की थी कि लेट्स सपोज अगर किसी के परसेंटेज कम है लेकिन उसके पास गैप है, एक्सपीरियंस है, हुँ, उसने हुँ। अच्छा काम किया हुआ है इस दौरान, तो बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ उसको स्कॉलरशिप्स भी ऑफर कर देती हैं। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ उसको एडमिशन्स के साथ हुँ, साथ हुँ। वर्किंग अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर देती हैं बिकॉज ऑफ दैट एक्सपीरियंस। तो एक्सपीरियंस होना लाजमी है। ठीक गैप होगा। आप चाहे 10 साल का लाएं, 15 साल का लाएं, पूरी दुनिया में ये रूल है कि आपको एजुकेशन से कोई भी नहीं रोक सकता। हुँ, हुँ। आप हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड जितनी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ देख लें, वहाँ पे 60-70 ईयर्स तक के लोग मैंने खुद देखे हुए हैं कि वहाँ पे एजुकेशन हासिल कर रहे होते हैं। हुँ, हुँ। तो हमारे तो दीन के अंदर है कि चाहे आप माँ की गोद से लेके और कब्र तक बिल्कुल, इल्म हासिल करें, बिल्कुल। तो फिर किस तरह इल्म के ऊपर आप या तालीम के ऊपर एक पाबंदी या एज सेट कर रहे हैं? जहाँ पे इतनी सारी बातें हुई हैं, वहाँ पे आप ज़रा स्टूडेंट्स को ये भी क्लियर कर दें कि क्या कोई ऐसी कंट्री है जो आइट्स के बगैर भी आपको वीज़ा प्रोवाइड कर रही है? जी, बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनके लिए आइट्स की रिक्वायरमेंट्स नहीं है। हुँ, हुँ। अच्छा, आइट्स इज़ नॉट मैंडेटरी फॉर द वीज़ा पॉलिसीज़। अगर हुँ, मैं एक हुँ। मिसाल दूँ यूएसए के लिए, यूएसए की कहीं पे भी डॉक्यूमेंटेशन में आपको वीज़ा रिक्वायरमेंट में आइट्स की कैटेगरी नज़र नहीं हुँ, हुँ, आएगी कि हुँ। आपके पास आइट्स मैंडेटरी हो या आपने कोई इंग्लिश टेस्ट किया हो तो आप वीज़ा के लिए हुँ, एलिजिबल हैं, हुँ। नो। उसके लिए आई-20 एक आता है, आई-20 इज़ अ डॉक्यूमेंट, उसके ऊपर हुँ, हुँ। लिखा होता है यूनिवर्सिटी की तरफ से कि स्टूडेंट इज़ प्रोफिशिएंट इन इंग्लिश। सो इसका मतलब है कि यूनिवर्सिटी ने आपको एक्सेप्ट कर लिया, यूनिवर्सिटी इज अलाउइंग यू टू परस्यू योर मास्टर्स और बैचलर्स इन द यूएस, हुँ, तो हुँ। एम्बेसी को कोई इतराज़ नहीं है। ठीक है। इसमें यूएसए आपके पास है, फिनलैंड आपके पास एक ऐसा कंट्री है, आपके पास यूएई एक कंट्री है, दुबई आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, मलेशिया एक कंट्री है, मलेशिया के अंदर आप कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सी स्कॉलरशिप्स के प्रोग्राम्स हैं जिसके लिए आइट्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, जिस तरह डेट स्कॉलरशिप है। ये आपकी मार्क्स की बेस पे, आपकी एक्स्ट्रा प्रोफाइलिंग की बेस पे स्कॉलरशिप्स मिलती हैं। तो आपकी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आइट्स हो। अच्छा, अगर किसी को मैंडेटरी कुछ करना है, जिस तरह जर्मनी है या यूएसए हुँ, है, हुँ। अगर वीज़ा रिक्वायरमेंट में तो नहीं है लेकिन यूनिवर्सिटी रिक्वायरमेंट है कि अगर आपने करना है तो कौन से टेस्ट कर सकते हैं, हम इस पे बात करते हैं। आप डिलिंगो कर सकते हैं, आप टोफल कर सकते हुँ, हैं, हुँ। आप पीटी कर सकते हैं। अगर किसी को टफ लगता है अगर आइट्स करना, तो देयर आर कपल ऑफ टेस्ट जो एक प्राइस के अंदर भी कम है, अगर आपको बात कीजिए कॉस्ट भी आपकी कम आएगी हुँ, उसमें, हुँ। और स्कोरिंग भी बेटर है वहाँ पे। ठीक होगा। कुछ बच्चों को रिजेक्शन का सामना करना पड़ जाता है बिल्कुल, और वो अपनी हैवी कंसल्टेंट फ़ी पे कर चुके होते हैं। एग्ज़ैक्टली। तो एज़ अ गुड कंसल्टेंट आप क्या सर्विस प्रोवाइड करते हैं ऐसे बच्चों को? देखिए स्टूडेंट्स की रिजेक्शंस के बाद ऑलरेडी स्टूडेंट बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हुआ हुआ हुँ, होता है, हुँ। बिकॉज उसका टाइम जो है, मैं आपको बताऊं, पैसे की भरपाई तो फिर भी हुँ, इंसान हुँ। पूरी कर लेता है। जो आपका ट्रॉमा जो आपका फेस कर रहे होते हैं ना मेंटली, कि आपके ड्रीम्स होते हैं हुँ, कि हुँ। आप जिस दिन बच्चा आपके पास आता है और आप उसको एक ड्रीम दे देते हैं कि आप यूके जा रहे हो, यूएसए जा रहे हो, वो पहले दिन उस कंट्री पहुंच जाता है, हुँ, हुँ, हुँ। तो आप उसके अब ड्रीम उसका वो टूटता हुआ नज़र बिल्कुल। आता है। तो हम क्या करते हैं कि हमारी जो कंसल्टेंसी है, इट्स अ वन टाइम कंसल्टेंसी एंड हुँ, इट्स फॉर द लाइफ टाइम एज वेल। वन टाइम एंड ग्रेट। लाइफ टाइम किस तरह है कि आप हमारे पास एक स्टूडेंट आया है और उसका अल्लाह ना करे फॉर गॉड सेक वीज़ा रिजेक्ट हो गया है, हुँ, हुँ। तो वो हमसे 1000 टाइम्स सेम वीज़ा अप्लाई करे, हम उससे अगेन कंसल्टेंसी नहीं लेंगे जब तक हुँ, उसका वीज़ा जो है वो अप्रूव नहीं हो जाता उस स्पेसिफिक कंट्री के लिए। ठीक होगा। ये भी बता दीजिए आप कौन-कौन से जो हैं वीज़ाज़ प्रोवाइड कर रहे हैं और किन के ऊपर काम कर रहे हैं?
ओके, हमारी जो सर्विसेज हैं, वी आर डीलिंग इन द स्टडी अब्रॉड, विजिट वीज़ास एंड द इमिग्रेशन। और मैं आपने बड़ा एक ये पूछे से क्वेश्चन, खुद ही मैं इसको जस्टिफाई करना चाहता हूँ कि हर पर्सन हर वीज़ा के लिए एलिजिबल नहीं है। अगर कोई पर्सन स्टूडेंट वीज़ा के लिए एलिजिबल है तो उसको स्टूडेंट वीज़ा ही अप्लाई करना चाहिए, उसको इमिग्रेशन अप्लाई नहीं करनी चाहिए। ठीक है। अगर किसी की प्रोफाइल विजिट वीज़ा की है तो वो विजिट वीज़ा को अप्लाई करे, ना कि वो स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करे। Okay. ऑब्वियसली यू विल फेस द रिजेक्शन। किसी का एक का वीज़ा लगे, हमें लगता है हमारा वीज़ा भी मिल जाएगा हमें। हर सही। किसी की प्रोफाइल इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द अदर। आप मेरे पास 2 प्रोफाइल्स लेके आ जाएं विद द सेम CGPA, विद द सेम यूनिवर्सिटी, विद द सेम करिकुलम, ईच एंड एवरीथिंग, दोनों के प्रोफाइल मेरे नज़दीक फिर भी सेम नहीं है। इसी तरह प्रोफाइल वीज़ा ऑफिसर ने देखनी है। हर किसी की अपनी पर्सनैलिटी, किसी का स्पोकन बहुत अच्छा हो सकता है, किसी की एक्स्ट्रॉर्डनरी चीज़ें हो सकती हैं। सो राइट डिसीजन आपके अपने हाथ में होता है, लेकिन इसके साथ साथ आपको एक एक्सपर्ट एडवाइस लेनी चाहिए कि आपको इमिग्रेशन अप्लाई करनी चाहिए, आपको विजिट वीज़ा अप्लाई करना चाहिए, स्टडी वीज़ा करना चाहिए। अगर मैं बात करूं वीज़ा सबसे ज़्यादा अप्रूवल रेट किसके अंदर है, तो स्टडी वीज़ा के अंदर अप्रूवल रेट सबसे ज़्यादा है। आपको सबसे ज़्यादा एम्बेसीज जो वीज़ा अप्रूव करती हैं वो स्टूडेंट वीज़ाज हैं। सबसे पहले अगर आपके पास एजुकेशन है तो स्टूडेंट वीज़ा को अप्लाई करें। अगर वो रिजेक्ट होता है फॉर एनी रीज़न, और अगर आप उसको जस्टिफाई कर सकते हैं, ओवरकम कर सकते हैं उस जस्टिफिकेशन को, आप दोबारा मस्ट अप्लाई करें। मेरे पास बहुत से ऐसे केसेस आते हैं स्पेसिफिकली फॉर द US, लोग 9 10 रिजेक्शन के बाद भी वीज़ा हासिल करते हैं बिकॉज ऑफ देयर हार्ड वर्क, बिकॉज ऑफ देयर प्रोफाइल बिल्डिंग, बिकॉज ऑफ आवर गाइडेंस। बहुत शुक्रिया नकवी साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। उम्मीद है नाजरीन को बहुत से पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। शुक्रिया। Thank you so much, and really appreciate for all of you. Thank you so much again for inviting me here. नाजरीन, आज की गुफ्तगू से ये बात वाज़ह हुई है कि बैरून मुल्क तालीम सिर्फ़ एक ख्वाब नहीं, बल्कि सही रहनुमाई, मुनासिब प्लानिंग और दुरुस्त मालूमात के साथ एक बेहतरीन मौका बन सकती है। मुझे इजाज़त दीजिएगा। आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।